हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र शाह के स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2021 का जो है वो 24 अप्रैल से होने को डेट शीट आई थी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव होने को हैं। कहने का मतलब जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव के चलते जो बोर्ड एग्जाम है आपका वो आगे के लिए डिले हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि ये बोर्ड एग्जाम आपका मई के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी कोई डेट शीट जारी नहीं की गई है। और उसी को चलते आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कम क्वेश्चंस लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट करके आपके लिए लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एक क्लास 12th की प्रोज का जो सेक्शन है वो मैंने प्रोज का सेक्शन केवल लिया है। प्रोज के सेक्शन से जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, यानी कि 2021 के लिए, उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते ही हैं। ठीक है, तो इस बार की उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें से ही आएंगे। आप लोग इन्हें पूरी तरह से तैयार करें। ठीक है, लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम आपको लगातार बोर्ड एग्जाम के संबंधित जानकारी देते रहेंगे। जो भी जानकारी हो, कब से बोर्ड एग्जाम होंगे और डेट शीट जब आ जाएगी नई वाली, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप जरूर चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और माफी चाहूंगा कि अभी लगातार मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे आपको रेगुलर ही वीडियो मिलती रहे, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। क्लास 12th में जो प्रोज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पर छाट के रखे हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से लर्न करें। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2021, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि 100% मैं कह सकता हूं कि इन्हीं में से आपके टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं जो प्रोज से सेक्शन से हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। व्हाट डिड द राइटर डू, लेखक ने क्या किया, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। यानी कि लेखक कौन, विलियम सी डगलस। देखिए यहाँ पर राइटर की जगह कभी क्वेश्चन में विलियम सी डगलस भी लिख के आ जाता है, तो आप लोग उसके लिए कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक ही चीज है, चाहे तो राइटर लिख के आ जाए या विलियम सी डगलस लिख के आ जाए, वो एक ही चीज है। ठीक है, तो कहने को व्हाट डिड द राइटर डू, लेखक ने क्या किया, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की नब्ज को जानने के लिए क्या किया उसने, यानी राष्ट्र की जो भावनाएं हैं उनको जानने के लिए लेखक ने क्या किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में जो मैंने लिखा है, क्योंकि आंसर्स कई तरीके से लिखे जाते हैं, तो आप लोग जो गैस पेपर में देखेंगे इसका आंसर अलग भी मिल सकता है। भी मैंने अपनी तरफ से लिखा, कहीं की किसी गैस पेपर में देखें तो अलग तरीके से मिलेगा, किसी में अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन जो मुझे बेटर लगता है वो मैं सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। गैस पेपर की लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है, लेकिन मेरी लैंग्वेज जो लिखी हुई है बिल्कुल एकदम ईजी लैंग्वेज में होगा और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से लर्न करें। देखिए दिया गया इसका जो आंसर है, विलियम सी डगलस गॉट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट एट एवरी स्टॉपेज. He talked to the people of every class to get a feel of the pulse of the nation. William C. Douglas got down from his compartment. William C. Douglas जो थे वो got down, नीचे उतरते थे from हिज कंपार्टमेंट, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे से, जिस डिब्बे में बैठे हुए थे उससे नीचे उतरते थे। एट एवरी स्टॉपेज, प्रत्येक स्टॉपेज पर, मतलब जहां भी ट्रेन रुकती थी वो तुरंत ही उस पर उतरते थे। ही टॉक्ड टू द पीपल, वो लोगों से बात करते थे, ऑफ एवरी क्लास, हर वर्ग के लोगों से बात करते थे। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की नब्ज, यानी राष्ट्र की जो भावनाएं हैं उनको जानने के लिए, राष्ट्र के लोगों की भावनाएं क्या है ये सब जानने के लिए वो हर वर्ग के व्यक्ति से बात करते थे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और मीनिंग अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले मैं बता रहा हूं, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वर दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर What information does the writer give you about them? देखिए, who were these children, ये बच्चे कौन थे, selling baskets, जो टोकरियां बेच रहे थे, वो बच्चे कौन थे। What information does the writer give you
अबाउट देम, व्हाट इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचना, कौन सी जानकारी डज द राइटर गिव यू, लेखक ने आपको दी अबाउट देम, उनके बारे में, यानी उनके बारे में लेखक ने आपको कौन सी जानकारी दी वो हमें बताइए। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बच्चे कौन थे जो टोकरियां बेच रहे थे और लेखक ने उनके बारे में आपको क्या बताया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही छोटे क्वेश्चन में और सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया इसमें। दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यानी शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी होता है, शरणार्थी जानते हैं आप लोग, जो कहीं से चल करके आपकी शरण में आ जाए, कहने का मतलब आपके यहाँ रहने आ जाए, वो आपके आप शरणार्थी होता है। क्या होता है? शरणार्थी। अपने सुरक्षा के लिए या कह सकते हैं रहने के लिए वो आपके अगर यहाँ आता है तो आपका शरणार्थी है। ठीक है, तो दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे शरणार्थी बच्चे थे। और देवर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल who were compelled to run away from Pakistan at the time of partition, तो they were sons and daughters, ये पुत्र और पुत्रियां थे of the people, उन लोगों की who were compelled to run away, who were compelled, compelled मतलब जानते हैं, compelled मतलब विवश हो जाना, मजबूर हो जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पुत्र पुत्रियां थे किसके? उन लोगों के पुत्र पुत्रियां थे who were compelled, जो विवश हो गए थे, to run away भागने के लिए, from पाकिस्तान, कहां से? पाकिस्तान से, at the time ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उस समय ये लोग वहां से भाग आए थे पाकिस्तान छोड़ करके, भारत के लिए विवश हो गए थे भागने के लिए वहां से, धार्मिक उन्माद के कारण। बाकी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा भी कि किसके कारण वो लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था। तो यहाँ पर बताया गया कि पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और भारत का, तो उस समय ये लोग वहां से छोड़ के चले आए थे और भारत में आकर बस गए थे, तभी ये बन गए थे शरणार्थी। आगे क्या बन गए थे? शरणार्थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में रखा है कि why did the refugee children descend like locust on the writer, why did the refugee children, जो शरणार्थी बच्चे थे वो क्यों descend मतलब टूट पड़े, like locust, टिड्डों की भांति। किसकी भांति? टिड्डों की तरह। जो टिड्डे देखे ना आप लोग, जो धान की फसल पे मोस्टली बैठते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं सबको सब लोग जानते होंगे, टिड्डे जो फसल पे बैठते हैं और कभी कभी टिड्डे खतरनाक होते हैं, फसल के लिए नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो वही दिया गया यहाँ पर, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, यानी कि जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे, वो लेखक पर टिड्डों की भांति क्यों टूट पड़े। जिस प्रकार टिड्डे फसल पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वो लोग, यानी जो चिल्ड्रन थे ना, जो शरणार्थी बच्चे थे, वो लेखक पर क्यों टूट पड़े, इसका रीजन क्या था। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है the refugee children thought that the writer was a rich man, the refugee children thought, यानी कि जो शरणार्थी बच्चे थे उन्होंने सोचा that कि the writer was a rich man, जो राइटर है वो एक रिच मैन है, अमीर व्यक्ति है। ठीक है, यानी शरणार्थी बच्चों ने सोचा कि जो राइटर है वो बहुत ही अमीर व्यक्ति है और ही वुड बाई आर्टिकल ऑफ मैनी चिल्ड्रन, आर्टिकल्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ही वुड बाई, वे खरीद लेगा आर्टिकल्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन, कई शरणार्थियों के बच्चे, कई बच्चों के आर्टिकल्स यानी वस्तुएं, कई बच्चों की वस्तुओं को खरीद लेगा। इस तरह से तो क्या हुआ था, सो दे डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लॉकस्ट, इस तरह से यानी इस प्रकार, इसीलिए दे डिसेंडेड, वो टूट पड़े ऑन द ऑन हिम यानी उस पर, राइटर पर, लाइक लॉकस्ट, टिड्डों की बात। यानी कि रिफ्यूजी चिल्ड्रन जो थे, शरणार्थी बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि जो राइटर है, जो भी व्यक्ति है जो उन्हें सामने दिख रहा है, बहुत ही अमीर व्यक्ति है और वह बहुत से बच्चों के आर्टिकल्स को खरीदा, वस्तुओं को खरीद लेगा, और इसीलिए वो क्या हुआ था, वो उस राइटर पर टिड्डे की भांति टूट पड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। देखो भाई, अभी मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था, तो वहां से लोग जब जो शरणार्थी लोग यहाँ पर रह रहे थे, वो वहां से भाग के आए थे मजबूर होकर के। तो यहाँ पर पूछा गया, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी कि लाखों लोगों ने, मिलियंस पीपल ऑफ पीपल का मतलब लाखों लोगों ने लीव पाकिस्तान छोड़ दिया फॉर इंडिया, भारत के लिए, यानी कि भारत के लिए लाखों लोगों ने पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया था। ठीक है,
तो यहां पर कहा गया है कि आंसर में देखिए दिया गया है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, यानी लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया फॉर इंडिया, भारत के लिए, यानी भारत के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया ड्यू टू द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। कहने का मतलब ड्यू टू द फियर मतलब भय के कारण, किसके कारण भय, किसका भय, ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक उन्माद के कारण। वहां यानी कि जो एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए जो हिंदू लोग थे वो विवश हो गए थे वहां से भागने के लिए, यानी कि वहां से मजबूर होकर के वहां से भागा थे धार्मिक उन्माद के कारण। बहुत ही धार्मिक उन्माद बढ़ रहा था, इस वजह से वो पाकिस्तान छोड़ करके भाग आए थे। और दे पुल्ड अप देयर रूट्स, उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए थे, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थान, जो उनके निवास स्थान है, उनकी जो रूट्स में से जड़ को कहते हैं, कहने का उनका जो जड़ थी जहां पर रहते थे वो लोग, वो सब छोड़कर वो चले आए थे। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और रेजिडेंस का मतलब निवास स्थान होता है, तो उन्होंने अपना निवास स्थान भी बदल दिया था, इसलिए वो पाकिस्तान से भागकर कहां आ गए थे, भारत में आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या है कि व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस, यानी जो राइटर, कभी कभी राइटर लिख के आया, कभी विलियम सी डगलस लिख के आ जाता है, तो यहाँ पर इसका ध्यान रखें। तो व्हाई डिड द राइटर यानी कि विलियम सी डगलस फॉल इन लव विद इंडिया, भारत से प्रेम करने लगे, यानी कि जो राइटर थे विलियम सी डगलस वो भारत से प्रेम क्यों करने लगे, यानी भारत से प्रेम उन्हें क्यों हो गया, तो आंसर में बताएगा द राइटर विलियम सी डगलस, यानी जो राइटर थे विलियम सी डगलस फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, वर प्राउड एंड ग्रेसियस, यानी कि बहुत ही अभिमानी और शान वाले व्यक्ति हैं, ग्रेसियस मतलब लज्जाशील हैं, इन सॉरी इवन इन पॉवर्टी, गरीबी में भी। कहने का मतलब भारत के लोग हैं, यानी जो राइटर था उसने पाया कि वो भारत के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा यानी स्वाभिमानी और लज्जाशील है, यानी अपने आप पर अभिमान रखते हैं, गर्व रखते हैं, इन पॉवर्टी, गरीबी में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लोग यानी कि स्वाभिमानी है। कैसे हैं, स्वाभिमानी है। और दिस वाज द रीजन, यही कारण था, ही फेल इन लव विद इंडिया, कि वो भारत से प्रेम करने लगे, यही कारण था कि वो भारत से प्रेम करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट। देखिए क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से, आप फेलो ट्रेवलर से लिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। देखिए व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, यानी मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार, एजी गार्डनर जो है फेलो ट्रेवलर के राइटर हैं, तो उनके अनुसार देखिए एजी गार्डनर और विलियम सी डगलस का जो चैप्टर है, विलियम सी डगलस का चैप्टर है आपका अ गर्ल विद अ बास्केट, एजी गार्डनर का है फेलो ट्रेवलर। इन दोनों में देखिए ट्रेन की बात हुई है, तो कभी कभी पैसेज में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पैसेज आता है, पैसेज कभी कभी पैसेज का ध्यान रखना है कि पैसेज में कभी कभी तो ट्रेन के बारे में उसमें बात हो रही, ट्रेन के बारे में उसमें बात हो रही, तो पैसेज में बच्चे जो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं यानी रेफरेंस जो लिखते हैं, तो रेफरेंस में नाम गलत कराते हैं चैप्टर का, तो उसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, यानी मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, यानी मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने का जो प्लीजेंट सेंस होता है, यानी कि एक आनंददायक अनुभव होता है स्वतंत्रता का, वो क्या है। ठीक है, स्वतंत्रता का जो आनंददायक अनुभव है वो क्या है, किसके अनुसार, मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर बताया गया आंसर में कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का आनंददायक अनुभव, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में अकेले होने का, जो रेलगाड़ी का डिब्बा उसमें अकेले होने का, इज दैट है कि यह है कि द पैसेंजर इज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स। कहने का मतलब जो पैसेंजर होता है, जो अकेला पैसेंजर ट्रेन में जब यात्रा कर रहा हो, अगर अपने एक डिब्बे में अकेला यानी कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा कर रहा है, तो फ्री है कुछ भी करने के लिए, जो भी वो चाहता है वो कर सकता है। तो ये होता है आपका एजी गार्डनर के अनुसार जो है, यानी प्लीजेंट सेंस फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। ठीक है, स्वतंत्रता का एक आनंददायक अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया, 7 में कहा गया है व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर। ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड चैप्टर से लिया गया है, यानी व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, यानी वो जो राइटर था यानी कि एजी गार्डनर जो थे, यहाँ पर एजी गार्डनर भी आ सकता है, तो व्हाई डिड द राइटर यानी जो लेखक थे डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, यानी कि सहयात्री को दंडित करने का निर्णय क्यों लिया है। फेलो ट्रैवलर भी आ सकते हैं, यहाँ पर मॉस्किटो भी लिखा है, तो जो फेलो ट्रैवलर था सहयात्री वो मच्छर था। ठीक है, तो कहने को उन्होंने कहा है कि लेखक ने व्हाई डिड द राइटर डिसाइड, लेखक ने निर्णय क्यों किया टू पनिश द फेलो ट्रैवलर, यानी सहयात्री को दंडित करने का। ठीक है,
तो नेक्स्ट आंसर जो इसका दे रखा है कि व्हेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ द राइटर्स हैंड, द राइटर सेड दैट द लिमिट ऑफ मैग्नानिमिटी वाज ओवर, सो ही डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर। तो कहने का व्हेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ, जब मच्छर ने अपने आप को बिठा दिया, यानी मच्छर स्वयं आकर बैठ गया, इम्पुडेंटली धड़क यानी कि दुष्टतापूर्वक, किस पूर्वक, दुष्टतापूर्वक आकर बैठ गया ऑन द बैक, मैंने पिछले हिस्से पर, ऑफ द राइटर्स हैंड, लेखक के हाथ के, यानी लेखक के हाथ के जो पिछले हिस्से पर जब मच्छर स्वयं आकर बैठ गया, द राइटर सेड, लेखक ने कहा दैट की द लिमिट ऑफ मैग्नानिमिटी, यानी जो उदारता की जो लिमिट होती है वाज ओवर, वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जब यानी कि मच्छर पहले उसकी नाक पर बैठा था, फिर गर्दन पे बैठा, तो उसने उछाल दिया, उसे मारने की भी कोशिश की लेकिन नहीं मार पाया। ठीक है, यानी कि उसे उड़ा दे, 2 बार तो उड़ा दिया था उसने। उसके बाद जब वो उसके हाथ के उल्टे हिस्से पर जब बैठा के, दूसरी तरफ बैठा के हाथ के पिछले हिस्से पर, तब उसने कहा कि जो उदारता की हद होती है वो पार हो चुकी है, उदारता की लिमिट समाप्त हो चुकी है। सो ही डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, इसलिए उसने उस यात्री यानी यात्री को दंडित करने का निर्णय किया, जो मच्छर था उसे दंडित करने का निर्णय किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, यानी कि मैग्नानिमिटी है जिसमें मतलब उदारता की भी हद होती है, उदारता की भी सीमा होती है। हु सेड दिस एंड व्हाई, ये किसने कहा और क्यों कहा। ठीक है, ये किसने कहा और क्यों कहा। ठीक है, तो यहां पर बताया गया मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स वाज सेड बाय द ऑथर बिकॉज, कहने का मतलब मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, यानी कि उदारता की हद होती है या उदारता की एक सीमा होती है, वाज सेड बाय द ऑथर, ऑथर भी लिख सकते हैं, राइटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया, लेखक के द्वारा कहा गया। बिकॉज, क्योंकि द मॉस्किटो वाज डिस्टर्बिंग हिम, क्योंकि जो मच्छर था उसे डिस्टर्ब कर रहा था कंटिन्यूसली लगातार, एंड ही कुड नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। ठीक है, यानी जो मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, ये किसके द्वारा कहा गया, राइटर के द्वारा, यानी ऑथर के द्वारा कहा गया, क्योंकि जो मच्छर था वो लगातार उसे डिस्टर्ब कर रहा था, एंड ही कुड नॉट टॉलरेट मतलब सहन करना, और वह सहन नहीं करता इट, इसे, यानी इस चीज को वह सहन नहीं कर सकता था, एनी मोर और अधिक, यानी और अधिक राइटर इस चीज को सहन नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया आपका, what mischief Fatig and his friends decided to do। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये चैप्टर जो लिया गया, जो सॉरी क्वेश्चन लिया गया है वो आपका जो आपका चैप्टर है होम कमिंग, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है होम कमिंग, उससे लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट मिस्चीफ फतिग एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू डू, यानी कि लेखक सॉरी कौन सी गलती, कौन सी शरारत, मिस्टी मतलब शरारत। ठीक है, फतिग एंड हिज फ्रेंड्स, फतिग और उसके मित्रों ने डिसाइडेड टू डू, यानी डिसाइड करने का निर्णय किया, यानी कि फतिग और उसके मित्रों ने कौन सी शरारत करने का निश्चय किया था। तो फतिग वाज द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग, फतिग जो था वो रिंग लीडर था, रिंग लीडर मतलब दादा जिसे हम कहते हैं ना, यानी गांव का दादा था, गांव के लड़कों, अपने गैंग का, अपने ग्रुप का दादा था, लीडर था। ठीक है, वन डे, एक दिन, अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज माइंड, एक नई शरारत मस्तिष्क में आई। देयर वाज अ लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। ठीक है, देयर वाज अ लॉग मतलब लकड़ी का गट्ठर होता है, लकड़ी का कुछ गट्ठा पड़ा था, कहां पर, लाइंग ऑन द मड फ्लैट, जो कीचड़ में पड़ा था, ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, कहां पर, नदी पर एक किनारे पर, एक कीचड़ में, मड मतलब कीचड़ होता है, तो नदी के किनारे पे कह लीजिए, नदी के किनारे पड़ा हुआ था एक लकड़ी का गट्ठा। ठीक है, he and his friends decided to shift the log from its place and roll it away। कहने का मतलब he and his friends, उसने और उसके मित्रों ने, फतिक था और उसके मित्रों ने डिसाइड किया क्या, टू शिफ्ट द लॉग फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी कि इसके स्थान से उस गट्ठर को हटा देने के लिए, लकड़ी का जो गट्ठा पड़ा था उसको वहां से हटा देने के लिए, एंड रोल इट अवे, और उसे लुढ़का देने के लिए। कहां लुढ़काना था, नदी में लुढ़काना था, कहां पर, नदी में उसे लुढ़का देंगे। ये शरारत उनके माइंड में आई, और इट्स ऑनर विल बी एंग्री, इसका जो मालिक होगा वो गुस्सा करेगा, यानी क्रोधित होगा, एंड दे विल एंजॉय द फन, और वे इस फन का आनंद लेंगे। किसका आनंद लेंगे, फन का, यानी इस आनंद का एंजॉय करेंगे। ठीक है, इस मजाक का, ठीक है, जो भी मजाक कर रहे हैं उसका आनंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट हैपेंड टू फतिग इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता में फतिग के साथ क्या हुआ, कलकत्ता में फतिग के साथ क्या हुआ। तो आंसर देखिए ये क्वेश्चन, और एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट हैपेंड टू फतिग एट स्कूल, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से लर्न करें। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड टू फतिग इन कलकत्ता, यानी
फतिक के साथ कलकत्ता में क्या हुआ, तो फतिक वेंट टू कलकत्ता विद परमिशन ऑफ हिज मदर। फतिक वेंट टू कलकत्ता, फतिक जो था वो कलकत्ता गया था विद द परमिशन ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की परमिशन से। किसके? अपनी माँ की आज्ञा से। कहाँ गया था? कलकत्ता गया था। फतिक गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद हिज आंट फर्स्ट टाइम, यानी फतिक गॉट इंट्रोड्यूस्ड, फतिक को इंट्रोड्यूस कराया गया विद हिज आंट, क्योंकि यहाँ पर आंट लिखा गया, आपके क्वेश्चंस में भी आंटी, आपके चैप्टर्स में भी आंट का यूज किया गया, लेकिन वो मैटरनल आंट थी, यानी कि कहने का मतलब उसकी मामी जी थी। कौन थी? उसकी मामी जी थी, ठीक है, मैटरनल आंट। लेकिन यहाँ पर चैप्टर में भी आपका आंट का यूज किया गया, तो मैंने आंसर में भी उसका आंटी का ही यूज किया है, ठीक है। तो व्हाट गॉट फतिक गॉट इंट्रोड्यूस्ड, फतिक को इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी परिचित कराया गया विद हिज आंट, अपनी मामी से फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक है। हिज आंट वाज नॉट हैप्पी टू सी हिम, उसकी जो आंट थी, उसकी मामी जो थी, वो वाज नॉट हैप्पी, प्रसन्न नहीं थी, टू सी हिम, उसे देखकर खुश नहीं थी, वो उसे नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर रहे, ठीक है। ही वॉज अननेसेसरी बर्डन फॉर हर, वह उसके लिए अनावश्यक बोझ था। क्या था? अनावश्यक बोझ, ठीक है, एक अवांछनीय, जैसे रिश्तेदार कह सकते हैं, तो कहने अनावश्यक बोझ था उसके लिए, बर्डन मतलब बोझ, ठीक है। सो फतिक डिड नॉट गेट वेलकम्ड देयर, इसलिए फतिक का वहां पर वेलकम नहीं किया गया। इसलिए कभी कोई क्वेश्चन पूछा, व्हाई डिड द फतिक नॉट वेलकम इन कलकत्ता, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन भी आता तो यही आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 11, व्हाट हैपेंड टू फतिक इन एट स्कूल, फतिक के साथ स्कूल में क्या हुआ, फतिक के साथ स्कूल में क्या हुआ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस ईयर के लिए, ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से लर्न करें। दिया गया है फतिक वाज द मोस्ट बैकवर्ड एंड द डलेस्ट बॉय इन स्कूल, यानी फतिक वाज द मोस्ट बैकवर्ड, फतिक सबसे पिछड़ा एंड डलेस्ट, और सबसे भद्दा लड़का था इन स्कूल में। फतिक जो था स्कूल में सबसे पिछड़ा हुआ, यानी बिल्कुल वीक पढ़ने में, ठीक है, और सबसे भद्दा लड़का था। वन डे ही लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन उसने अपनी लेसन बुक खो दी, उसकी जो लेसन बुक थी वो खो गई उसकी, एंड वाज अनेबल टू लर्न, और लर्न लेसन, यानी लेसन याद करने में असमर्थ था, विदाउट बुक, बिना बुक के। पहले वो इतना भद्दा था कि बुक से भी तैयार नहीं कर पा रहा था, लेकिन बुक खो गई तब तो बिल्कुल तैयार नहीं करेगा, तो इसलिए क्या था कि वो लेसन को तैयार करने में, यानी कि बुक लेसन पढ़ने में असमर्थ था। ही वाज बीटन मर्सीलेसली बाय द टीचर, उसे अध्यापक के द्वारा निर्दयता से पीटा गया, यानी कि बिना मर्सी, बिना दया के पीटा गया, निर्दयता से, ठीक है। ही वाज इंसल्टेड बाय हिज क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स द्वारा, जो उसके सहपाठी थे उनके द्वारा भी उसे इंसल्टेड किया गया, उसे अपमानित किया गया। दीज आर द ट्रबल्स, ये परेशानियां थी फतिक फेस्ड एट स्कूल, जो फतिक ने स्कूल में फेस की, सामना किया, जिनका, जो फतिक को आगे स्कूल में परेशानियां हुई, वो ये परेशानियां हैं। और देखिए क्वेश्चन इसमें दिया गया था, व्हाट हैपेंड टू फतिक एट स्कूल, फतिक के साथ स्कूल में क्या था। कभी कभी ये पूछ जाता है, व्हाट ट्रबल्स डिड द फतिक फेस एट स्कूल, फतिक ने स्कूल में कौन सी परेशानियां सहन की, तो वो क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, ठीक है। मैंने तमाम क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दिया है, अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, हु वाज फतिक, राइट फ्यू लाइंस इन हिज रेफरेंस, फतिक कौन था, उसके संदर्भ में कुछ लाइंस बताइए, यानी कुछ बातें बताइए उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसमें आपको दिया पीडीएफ में, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से लर्न करें। फतिक वाज रिंग लीडर, फतिक वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, फतिक वाज रिंग लीडर, फतिक रिंग लीडर था, मतलब रिंग लीडर मतलब यानी कि दादा था, मैंने बताया था अभी, यानी दादा था किसका, अमंग द बॉयज ऑफ द बॉयज विलेज, यानी गांव के लड़कों में, गांव के लड़कों का दादा था, ठीक है। ही वाज अ टोटल नाइसेंस, तो पूरी तरह से बेकार था, कहने का मतलब बिल्कुल भद्दा, ठीक है, बकवास, ठीक है, लेजी यानी आलसी था, एंड डिसअबोर्डेंट हुआ, और अवज्ञाकारी लड़का था, यानी किसी की बात नहीं मानता था, ठीक है। आगे देखिए, ही नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया, एंड स्पेंड हिज होल टाइम, और अपना अधिकतर समय यानी पूरा समय व्यतीत करता है इन फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने में, स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैरने में, एंड डूइंग मिस्चीफ, और शरारत करने में, केवल इन्हीं कार्य में, यानी कि पतंग उड़ाने में, तैरने में नदियों में, और नदी में तैरने में, और शरारत करने में अपना पूरा टाइम व्यतीत करता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड नाउ, यानी कि अब जो चैप्टर जो क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड नाउ, यानी अब समाज को किस तरह की वुमेन्स की आवश्यकता, किस प्रकार की स्त्रियों की आवश्यकता है, ये आपका चैप्टर में लिया गया है वुमेन्स एजुकेशन से, जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका, और बहुत ही एक ज्ञानवर्धक चैप्टर, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से लर्न करें। दिया गया इसके आंसर में, यानी क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड नाउ, यानी आज, यानी कह सकते हैं अब समाज को किस तरह की स्त्रियों की आवश्यकता है। तो एट प्रेजेंट उन्होंने बताया है कि एट प्रेजेंट वर्तमान समय में सोसाइटी नीड्स, समाज को आवश्यकता है डिसिप्लिन्ड एंड मैनर्ड वुमेन, यानी कि डिसिप्लिन यानी अनुशासित, एंड मैनर्ड और जिसमें मैनर हो यानी कि तौर तरीके, ठीक है, वुमेन यानी कि अनुशासित और तौर तरीके वाली स्त्रियों की आवश्यकता है। फॉर दिस, इसके लिए शुड बी वेल एजुकेटेड, इसके लिए स्त्रियों को अच्छी तरह से एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, वो समाज की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है। स्त्रियां जो हैं वो समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। सो दे शुड नॉट बी ट्रीटेड इन्फीरियर टू मैन इन एनी वे, इसलिए उन्हें यानी स्त्रियों को शुड नॉट बी ट्रीटेड यानी ट्रीट ना किया जाए, उन्हें ना देखा जाए इन्फीरियर यानी कि एक निम्न, टू मैन इन एनी वे किसी तरह से आदमियों से, यानी आदमियों से स्त्रियों को किसी भी तरीके से निम्न ना समझा जाए, वो सब बराबर हैं, स्त्रियां और पुरुष सब समान हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दे रखा है व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, यानी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, गुण हैं ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, एक वैल्यूएबल लाइफ के यानी बहुमूल्य जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है या कह सकते हैं क्वालिटीज क्या है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है आंसर में कि द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ आर, यानी कि जो 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटी हैं किसकी, अवेलेबल लाइफ, एक मूल्यवान जीवन की, आर क्या क्या है, दम, दान एंड दया। कौन कौन सी है, दम, दान एंड दया। दे मीन्स, ठीक है, दे मीन यहां पर इनका मतलब क्या है, देखो दम का मतलब दे रखा सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण होना चाहिए, अपने स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी वैल्यूएबल लाइफ की। ठीक है, सेकंड यहाँ पे लिखा था दान, दान का मतलब चैरिटी, क्या है, चैरिटी एंड कंपैशन, और दया का मतलब कंपैशन, कंपैशन मतलब दया होता है। ठीक है, दया तो जानते हैं सभी लोग, ठीक है, मर्सी। तो कहने का मतलब इनका मतलब क्या है तीनों का, दम का मतलब सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपने आप पर नियंत्रण, चैरिटी यानी कि दया, सॉरी दान, और एंड कंपैशन और दया। ठीक है, तो ये चीजें 3 इंपॉर्टेंट है। दे आर द मार्क ऑफ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, दे आर द मार्क की चिन्ह है इसके ऑफ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, एक सच्चे मानव जाति की, सच्चे मानव जाति क्या है, ये एक पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन में व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यानी कि अच्छे जीवन का सार क्या है, अच्छे जीवन का सार क्या है। ठीक है, तो आंसर में लिखा सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपैशन, जो भी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपैशन, यानी कि दम, दान, दया, दम, दान और दया। सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपैशन आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ वैल्यूएबल लाइफ, यानी कि सेल्फ कंट्रोल है, चैरिटी मतलब दान, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, और चैरिटी मतलब दान, और कंपैशन मतलब दया, ये क्या है, एक वैल्यूएबल लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन का सार है, क्या है, अच्छे जीवन का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है what contribution did राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद मेक टू इंडियन सोसाइटी, यानी कि what contribution, कौन सा योगदान did राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद मेक टू द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के लिए किया, यानी राजा राम मोहन राय और विवेकानंद ने, कौन सा, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार योगदान किया भारतीय समाज के लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपके किससे लिया गया है, आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया से, किससे लिया गया है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, एलवासम ने लिखा है इस चैप्टर को। तो यहाँ पर दिया गया है आपका आंसर में राम मोहन राय हैड सपोर्टेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, राम मोहन राय ने सपोर्ट किया यानी बढ़ावा दिया किसको, द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, यानी कि समाज सुधार की थीम को, समाज सुधार के वक्तव्य को, यानी समाज सुधार के एक तथ्य को बढ़ावा दिया। स्वामी विवेकानंद रिपीटेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, यानी कि विवेकानंद ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने इसको रिपीट किया, द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का जो थीम है उसको क्या किया, रिपीट किया विद अ मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर, यानी कि बहुत ही राष्ट्रवादी स्वर से, किससे, राष्ट्रवादी स्वर से, यानी टिम्बर मतलब स्वर होता है, राष्ट्रवादी स्वर से इसे और बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका व्हाट डिड राम मोहन राय
एडवोकेट, यानी राम मोहन राय ने किस चीज की एडवोकेट की, किस चीज को बढ़ावा दिया, किस चीज की वकालत की, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो राम मोहन राय वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी। राम मोहन राय 19th सेंचुरी के 19वीं शताब्दी के बहुत ही बड़े या कह सकते हैं बहुत महान सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि समाज सुधारक थे। और ही सा मैनी इवल्स इन इंडियन सोसाइटी, उन्होंने भारतीय समाज में बहुत सी बुराइयां देखी। एंड साउट टू रिमूव देम, और उन्हें रिमूव करने के लिए आवाज उठाई। ठीक है, इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ हिज अनटायरिंग एफर्ट्स, ये केवल उनके अथक प्रयास का ही कारण था। दैट की द सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय लॉ, जो सती प्रथा थी वो बैन कर दिया, उस पर बंद कर दिया गया बाय लॉ, कानून के द्वारा। सती प्रथा को कानून के द्वारा बंद कर दिया। ये किसका प्रयास था? ये राजा राम मोहन राय का एक अथक प्रयास था, अनटायरिंग एफर्ट्स। ठीक है, और ही ओपनड द गेट ऑफ सोशल रिफॉर्म, उन्होंने समाज सुधार का गेट खोल दिया, उन्होंने समाज सुधार के लिए दरवाजा खोल दिया, और सभी लोग बहुत से लोग फिर उनके बाद समाज सुधार में लग गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यानी कि व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यानी कि भारत की विरासत में, हेरिटेज का मतलब विरासत, विरासत में क्या क्या चीज समाई हुई है, क्या क्या विद्यमान है, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो भारत की जो विरासत है उसमें क्या क्या समाया हुआ है, तो आंसर में दिया गया था हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हिंदू कल्चर एंड इट्स कल्चर ट्रेडिशंस, इट्स होली बुक्स एज द भगवत गीता, द महाभारत एंड द रामायण, द उपनिषद, लव स्टोरी ऑफ एंसेंट लेजेंड्स एंड पीसफुल लाइफ। दिया गया है द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हिंदू कल्चर, यानी जो भारत की विरासत है वो कंसिस्ट ऑफ, भारत की विरासत में समाया हुआ है, ऑफ हिंदू कल्चर, यानी कि हिंदू संस्कृति, एंड इट्स कल्चरल ट्रेडिशंस, और इसकी सांस्कृतिक परंपराएं, यानी संस्कृति, हिंदू संस्कृति और इसकी सांस्कृतिक परंपराएं समाई हुई हैं। इट्स होली बुक्स, इसकी पवित्र पुस्तकें, एज द भगवत गीता, जैसे कि भगवत गीता। ठीक है, द महाभारत और एंड द रामायण, और रामायण, द उपनिषद, लव स्टोरी ऑफ एंशिएंट लेजेंड्स, और प्राचीन जो महान लोग रहे हैं उनकी लव स्टोरी, एंड पीसफुल लाइफ, और शांतिपूर्ण जीवन, ये सब भारत की विरासत में समाया हुआ है। इसको अच्छी तरह से लर्न करें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल, यानी 90 नंबर क्वेश्चन है, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, यानी जो हिंदू सिविलाइजेशन है भारत, यानी कि हिंदू सभ्यता है, वो किस तरह से अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखेगी, यानी कंटिन्यूटी जो है, यानी भारत सभ्यता, भारत की जो हिंदू सभ्यता है वो किस तरह से लगातार चलती रहेगी। तो इस चीज को बताने के लिए इसमें आंसर बताना है आपको। तो आंसर देखें, इसका दिया गया है हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, यानी कि हिंदू सिविलाइजेशन अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखेगी इफ पीपल स्टडी द भगवत गीता, अगर लोग भगवत गीता का अध्ययन करते रहेंगे। अगर पीपल यानी जो लोग हैं भगवत गीता का अध्ययन करते रहेंगे, द उपनिषद का अध्ययन करते रहेंगे, द रामायण का अध्ययन करते रहेंगे, एंड द महाभारत, और महाभारत का आनंद लेते रहेंगे, एंड एंजॉय द लव स्टोरीज ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी यानी प्रेम कहानी जो उनकी रही है उसको पढ़ते रहेंगे, एज वेल एज ऑफ पुरवा एंड उर्वशी, और पुरवा और उर्वशी का लव स्टोरी जो है इनको पढ़ते रहेंगे। तब तक भारत की जो सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, वो कंटिन्यूटी बनाए रखेगी, यानी कि उसकी सभ्यता कभी समाप्त होने वाली नहीं है, लगातार सभ्यता चलती रहेगी, हिंदू सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स वर वुमेन एंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया, व्हाट थिंग्स कौन चीजें वर वुमेन एंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि स्त्रियों के लिए की जाती कौन सी ऐसी चीजें थी जो स्त्रियों के लिए की जाती थी, स्त्रियों के लिए अनुमान्य थी, स्त्रियों से करवाई जाती थी। तो यहाँ पर दिया गया आंसर में कि इन एंशिएंट इंडिया वुमेन वर एंटाइटल्ड, यानी कि स्त्रियों को अनुमति थी या करने को दिया जाता क्या क्या, टू स्टडी द वेदास, वेदों का अध्ययन करने के लिए, दे वर आल्सो ऑथराइज्ड, उन्हें यह भी अधिकार था टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए। और इसके बाद दिया गया दे हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, उनसे उपनयन संस्कार कराया था, उपनयन यज्ञोपवीत जो यज्ञ कराया जाता है स्त्रियों से, तो यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया जाता था, परफॉर्म्ड फॉर देम जो उनके लिए किया जाता था। तो ये सब चीजें थी जो वुमेन्स के लिए एंटाइटल थी, वुमेन से करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। इनको आप अच्छी तरह से लर्न करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। आपकी आने वाली वीडियोस में आपको हम इसके जो भी अगले क्वेश्चंस हैं पोएट्री के और आपका शॉर्ट स्टोरीज का और इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, रेफरेंस हैं, उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे। ग्रामर भी कराएंगे आपको, और उसके बाद ग्रामर की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, स्टोरी बनाना, ये सब चीज़ आपको हम सिखाएंगे लगातार। तो आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें। और पीडीएफ बनाने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है कि एक आध दिन कभी कभी वीडियो ना भी आ पाए, तो पीडीएफ बनाने में टाइम लग जाता है। लेकिन आप लोग टेंशन ना लें, आपको मोस्टली सभी वीडियोज़ लगातार मिलेंगी। और आप चैनल से जुड़े रहें, और मेहनत नहीं करता हूं तो आपको एक लाइक तो बनता ही है। लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।